Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. 13 मई 1803 को ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में बाजीराव सेकंड फिर से पेशवा बन गए, लेकिन पेशवा अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गए थे। सब्सिडियरी अलायंस की ये ट्रीटी किसी भी मराठा चीफ को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रीडम बहुत पसंद थी और सब्सिडियरी अलायंस साइन करके पेशवा ने मराठास की फ्रीडम एक तरह से ब्रिटिशर्स को दे दी थी, और यही कारण बनता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। सिंधिया और भोसले कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स को हराकर पेशवा को इस ट्रीटी के जाल से बाहर निकाला जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल रहती है। ब्रिटिशर्स इनकी फोर्सेस को हरा देते हैं और सभी मराठा चीफ्स के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करते हैं। भोसले के साथ 17 दिसंबर 1803 को ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन होती है और सिंधिया के साथ 30 दिसंबर 1803 को ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजान गांव। सिंधिया से ब्रिटिशर्स को रोहतक, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव, दिल्ली आगरा रीजन, ब्रोच, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, बुंदेलखंड का कुछ पार्ट और अहमदनगर का फोर्ट मिलता है, और भोसले से कटक, बालासोर और वर्धा रिवर के वेस्ट का एरिया इन्हें मिल जाता है। 1804 में होलकर भी ब्रिटिशर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन 1805 तक ये भी हार जाते हैं और 1806 में इनके साथ होती है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। होलकर से ब्रिटिशर्स को टोंक, बूंदी और रामपुरा की टेरिटरी मिलती है। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि सभी मराठा चीफ्स अलग अलग लड़ रहे थे। इन्होंने यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स को फेस नहीं किया और इसीलिए ब्रिटिशर्स को इन्हें हराने में आसानी हो गई, और इस तरह 1805 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हो जाता है। इस वॉर में मराठास को काफी ज्यादा टेरिटरीज का लॉस होता है और साथ ही मराठा चीफ्स सब्सिडियरी अलायंस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनकी पोजीशन अब कंपनी की तुलना में कमजोर हो जाती है। लेकिन मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट यहां भी खत्म नहीं होता और दोनों के बीच थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। तो चलिए अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818। दोस्तों, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है पिंडारीज के इश्यूज पर। मराठास जब भी किसी बैटल या एक्सपेंडिचर पर जाते थे तो पिंडारीज को भी अपनी सेना के साथ रखते थे। पिंडारीज बेसिकली मिलिट्री प्लंडरर्स हुआ करते थे, जो मराठा आर्मी के साथ मर्सिनरीज की तरह जोड़ते थे। मर्सिनरीज मतलब कि ये लोग मराठास से कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे, बल्कि जीतने के बाद ये अपना हिस्सा उस एरिया को लूट कर वसूल करते थे। मराठास की तरफ से इन्हें इस बात की परमिशन थी। पिंडारीज कोई एक कास्ट नहीं थी, बल्कि इनमें अलग अलग कास्ट और क्लासेस के लोग शामिल होते थे। अब होता यह है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास काफी वीक हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था, और ऐसे में मराठास जब कोई एक्सपेडिशन कर ही नहीं रहे थे तो पिंडारीज को भी मराठास से कोई काम नहीं मिल पा रहा था। अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट न मिलने के कारण पिंडारीज ने आसपास की टेरिटरीज को प्लंडर करना शुरू कर दिया। उन्होंने हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब, मालाबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में भी लूटपाट कर दी। इससे परेशान होकर ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1817 में पिंडारीज पर अटैक कर दिया। पिंडारीज पर अटैक एक तरह से मराठा सॉवरेनिटी पर अटैक था और मराठास इसका जवाब ब्रिटिश कंपनी को देना चाहते थे। इसके साथ ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम जो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंपनी ने हर एक मराठा चीफ के कोर्ट में रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश एजेंट अपॉइंट कर दिया था, और ये रेजिडेंट्स मराठा चीफ्स पर नजर रखते थे कि वो कोई कंस्पिरेसी न कर पाए। मराठास इन रेजिडेंट्स के इंटरफेरेंस से भी परेशान थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स मराठास पर पिंडारीज को हेल्प करने का एक्यूजेशन भी लगा देते हैं। तब पेशवा और मराठा चीफ्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें ब्रिटिशर्स का मिलकर सामना करना चाहिए। पेशवा बाजीराव टू, मल्हार राव होलकर और मुधोजी भोसले टू एक यूनाइटेड फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एक बार फिर से ब्रिटिशर्स की जीत होती है और मराठास के साथ फिर से ट्रीटी साइन की जाती हैं। सिंधिया के साथ 1871 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन की जाती है और 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की ट्रीटी साइन होती है। 1818 में पेशवा भी सरेंडर कर देते हैं। पेशवा को गद्दी से हटा दिया जाता है और पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया जाता है।
उनकी ज्यादातर टेरिटरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाती है और इस तरह थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ मराठा एम्पायर का भी एंड हो जाता है। सभी मराठा चीफ्स ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर कर देते हैं और इसके साथ ही पंजाब और सिंध के अलावा पूरी इंडियन टेरिटरी पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई एंग्लो मराठा वॉर्स की। अब ऐसे कुछ ओवरऑल रीजंस को भी समझते हैं जिनकी वजह से मराठास को ब्रिटिशर्स से हार का सामना करना पड़ता है। रीजंस फॉर मराठा लॉस। मराठास की हार का सबसे बड़ा कारण था मराठा चीफ्स के बीच यूनिटी ना होना। इसके साथ ही मराठास के किसी भी और इंडियन प्रिंसेस या रूलिंग डायनेस्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मराठास अपने नेबर से चौथ वसूल करते थे, जिसकी वजह से सब इनसे परेशान थे और इसलिए बहुत से लोकल चीफ्स और जमींदार्स ब्रिटिशर्स की साइड लेने लगते हैं। इसके अलावा मराठा ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ्स को भी नहीं समझ पाए। हमने देखा कि कैसे हर बार मराठा लीडर्स ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी के झांसे में आ जाते हैं। इसके अलावा मराठास की हार के पीछे और भी रीजंस थे, जैसे कि मराठा चीफ्स की इनेप्ट लीडरशिप, उनका इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम। वो गोरिल्ला वॉरफेयर में तो माहिर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ आमने सामने की बैटल में नहीं। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स की सुपीरियर डिप्लोमेटिक स्किल्स, जिसकी हेल्प से वो ये इंश्योर कर लेते हैं कि हैदराबाद या मैसूर जैसे स्टेट्स मराठास और ब्रिटिशर्स के अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस ना करें। ये मराठास की हार का एक कारण कही जा सकती हैं। इन सभी रीजंस की वजह से अल्टीमेटली मराठास ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं और एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद उनके एम्पायर का फाइनल डिक्लाइन होता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। दोस्तों, इस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एक और इम्पॉर्टेंट पावर मराठास को भी रास्ते से हटा दिया। बंगाल और मैसूर पर उनकी जीत को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अब पंजाब और सिंध को छोड़कर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर हो चुका था। कुछ एरियाज पर डायरेक्ट कंट्रोल था और कुछ पर इनडायरेक्ट, जैसे कि अवध, हैदराबाद एटसेट्रा पर सब्सिडियरी अलायंस की हेल्प से। पंजाब और सिंध की उनकी जीत को हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड द सिख एम्पायर। 1820s आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरी इंडियन टेरिटरी पर अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुकी थी। लेकिन इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया यानी कि सिंध प्रांत और सिख एम्पायर अभी भी उसके कंट्रोल से बाहर था। आज हम इन्हीं दोनों एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि इनके साथ कंपनी के रिलेशंस कैसे थे, कंपनी के लिए इन एरियाज की क्या इंपॉर्टेंस थी और इवेंचुअली कंपनी इन्हें कब और कैसे एनेक्स कर लेती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंध की। एनेक्सेशन ऑफ सिंध। बैकग्राउंड। दोस्तों, सिंध इंडस यानी कि सिंधु रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। 18th सेंचुरी से ही सिंध को कुछ बलूची चीफ्स कलेक्टिवली रूल कर रहे थे, जिन्हें अमीर्स कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां अपनी पहली फैक्ट्री 1775 में थट्टा नाम की जगह पर एस्टैब्लिश की थी। लेकिन 1792 में पॉलिटिकल अनरेस्ट और फिस्कल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इस फैक्ट्री को छोड़ दिया था। इसके बाद 1809 में लॉर्ड मिंटो वन ने सिंध के अमीर्स के साथ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन की थी। इस ट्रीटी के अनुसार सिंध के अमीर्स प्रॉमिस करते हैं कि वो सिंध में फ्रेंच को सेटल नहीं होने देंगे। 1820 में एक बार फिर से इस ट्रीटी को रिन्यू किया जाता है। इस बार अमेरिकन को भी सिंध से बाहर रखने का प्रोविजन ट्रीटी में ऐड कर दिया जाता है। कुछ समय बाद ही कंपनी का ध्यान इंडस रिवर की कमर्शियल और नेविगेशनल वैल्यू की तरफ आकर्षित होता है। 1832 में विलियम बेंटिंग आमिर्स के साथ एक नई कमर्शियल ट्रीटी साइन करने के लिए कर्नल पॉटिंगर को सिंध भेजते हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट डेल हॉस्ट को लोअर इंडस के कोर्स का सर्वे करने के लिए भेज दिया जाता है। पॉटिंगर सिंध के अमीर्स के साथ फॉलोइंग टर्म्स पर ट्रीटी साइन करते हैं। पहला पॉइंट था कि इंग्लिश ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स को सिंध से फ्री पैसेज दिया जाएगा और रिवर इंडस को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने दिया जाएगा, लेकिन वॉर्स के लिए कोई भी शिप या गुड्स इंडस के थ्रू नहीं लाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट था कि सिंध में कोई भी इंग्लिश मर्चेंट सेटल नहीं होगा और ट्रैवलर्स को पासपोर्ट रखना होगा। तीसरा कि टैरिफ रेट्स अनाउंस किए जाएंगे और कोई भी मिलिट्री ड्यूज या टोल्स की डिमांड नहीं रखी जाएगी।
इसके साथ ही फ्रेंडशिप की पुरानी ट्रीटीज को भी कंफर्म किया गया और प्रॉमिस किया गया कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के एरियाज को एनेक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आखिर में कर्नल पॉटिंगर कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट की तरह सिंध में रहेंगे। इसके बाद 1839 में सिंध के अमीर्स को एक बार फिर से फोर्स करके उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन की जाती है। यहां भी ब्रिटिशर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि सिंध को कभी एनेक्स नहीं करेंगे। दोस्तों, 1832 और फिर 1839 की ट्रीटी में तो प्रॉमिस किया गया था कि सिंध का कभी एनेक्सेशन नहीं होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1843 में ब्रिटिशर्स सिंध को एनेक्स कर लेते हैं? आइए जानते हैं। स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन। दोस्तों, सिंध का एनेक्सेशन करने के पीछे स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल दोनों ही रीजंस थे। पहले स्ट्रेटेजिक रीजंस को समझते हैं। 1839 से 1842 तक एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स की बुरी तरह हार हो जाती है। इस हार से ब्रिटिश प्रेस्टीज को बहुत बड़ा झटका लगता है। अपनी खोई हुई प्रेस्टीज को वापस पाने के लिए कंपनी को जरूरत थी एक जीत की, और जीतने के लिए पंजाब और सिंध ही बचे हुए थे। लेकिन पंजाब में राजा रणजीत सिंह जैसे स्ट्रांग रूलर का रूल था। कंपनी उनके अगेंस्ट रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अपना निशाना बनाते हैं पहले से ही कमजोर सिंध को। ये तो हुआ पहला स्ट्रेटेजिक रीजन। एक और स्ट्रेटेजिक कारण था सिंध के एनेक्सेशन का, जिसे अक्सर रूसोफोबिया कहा जाता है, और वो था रशिया के इन्वेजन का डर। ब्रिटिशर्स को लगता था कि रशिया इंडिया में उनके एम्पायर पर अटैक कर सकता है, और इसी अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वो अपने इंडियन एम्पायर का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को यह भी डर था कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह सिंध को जीत सकते हैं, और ये वो कभी नहीं चाहते थे। इसलिए कंपनी डिसाइड करती है कि सिंध उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक रीजंस के अलावा सिंध को एनेक्स करने के कमर्शियल रीजंस भी थे। सिंध पर कंट्रोल होने से इंडस रिवर के थ्रू होने वाले ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता था, जिससे कंपनी नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पंजाब के साथ इजीली ट्रेड कर सकती थी। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स ने सिंध को एनेक्स करने का डिसीजन लिया। कंपनी सिंध के अमीर्स पर यह आरोप लगाती है कि उन्होंने एंग्लो अफगान वॉर के समय ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं की, और इसका सेटलमेंट ब्रिटिश रेजिडेंट पर छोड़ने की जगह गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरा सर चार्ल्स नेपियर को कंप्लीट पॉलिटिकल और मिलिट्री अथॉरिटी के साथ सिंध भेज देते हैं। सिंध पहुंचने के बाद चार्ल्स नेपियर अमीर्स को एक बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स करते हैं, और ज्यादा प्रोवोक करने के लिए वो डेजर्ट फोर्ट इमामगढ़ को सीज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद बलूची सोल्जर्स रिवोल्ट कर देते हैं और ओपन वॉर शुरू हो जाता है। 1843 में बैटल ऑफ मियानी में सर चार्ल्स नेपियर की फोर्सेस आमीर्स की आर्मी को हरा देती हैं, और सिंध का एनेक्सेशन कंप्लीट हो जाता है। इस एनेक्सेशन से एंग्लो इंडियन एम्पायर को वेस्ट की तरफ एक शॉर्टर और सेफर फ्रंटियर मिल जाता है। इसके साथ ही इंडस रिवर की कमांड भी उनके हाथों में आ जाती है, जिससे ब्रिटिशर्स के लिए सेंट्रल एशिया तक एक डायरेक्ट कमर्शियल वे ओपन हो जाता है। दोस्तों, हालांकि सिंध को कॉन्कर करने के ये सब फायदे तो हुए, लेकिन कॉन्कर करने वाले चार्ल्स नेपियर इस एनेक्सेशन की राइचियसनेस को लेकर कन्विंस नहीं थे। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा था, We have no right to seize Sindh, yet we shall do so, and a very advantageous, useful, inhumane piece of rascality it will be. दोस्तों, सिंध के एनेक्सेशन के बाद अब सिर्फ पंजाब ही ऐसा रीजन था जहां कंपनी का कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो आइए अब पंजाब की स्टोरी को समझते हैं। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। बैकग्राउंड। दोस्तों, पंजाब में रूल कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और केपेबल लीडर थे। उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पर ट्रेन किया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी थी, मतलब सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उनसे बेटर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच रिलेशंस की शुरुआत होती है 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1807 की ट्रीटी ऑफ तिलसित से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ट्रीटी ऑफ तिलसित फ्रांस के नेपोलियन और रशिया के रूलर अलेक्जेंडर द वन के बीच हुई थी, और इसमें डिसाइड हुआ था कि ये दोनों पावर्स लैंड रूट के थ्रू इंडिया को इन्वेड करेंगे।
इसी पॉसिबल इन्वेजन से अपने एम्पायर को सेव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो 1807 में सर चार्ल्स मेटकाफ को लाहौर भेजते हैं। सर चार्ल्स मेटकाफ एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस का प्रपोजल महाराजा रणजीत सिंह के सामने रखते हैं। रणजीत सिंह इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी 2 कंडीशंस रखते हैं। पहली, कि सिख अफगान वॉर के केस में इंग्लिश न्यूट्रल रहेंगे, और दूसरी कंडीशन थी कि ब्रिटिशर्स रणजीत सिंह को एंटायर पंजाब इंक्लूडिंग मालवा टेरिटरीज का सॉवरेन एक्सेप्ट कर लेंगे। मालवा टेरिटरीज का यहां मतलब है मॉडर्न सदर्न पंजाब और हरियाणा का रीजन, जिसे सिस सतलज रीजन भी कहा जाता था। 1807 की ये नेगोशिएशंस तो फेल हो जाती हैं, लेकिन 2 साल बाद ही पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो जाती है। हुआ ये था कि महाराजा रणजीत सिंह ने सितंबर 1808 में मालवा रीजन को इन्वेड करने की कोशिश की थी, लेकिन फरवरी 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक में कंपनी को काफी सक्सेस मिलती है। ऐसी सिचुएशन में महाराजा रणजीत सिंह को समझ में आ गया कि कंपनी के साथ ज्यादा टक्कर लेना सही नहीं है, और वो अमृतसर की ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हो गए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह को यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो सतलज रिवर को अपनी सदर्न बाउंड्री मान लेंगे और कभी भी इसे पार नहीं करेंगे। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद रणजीत सिंह और कंपनी के बीच और कोई टकराव देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद कैसे ब्रिटिशर्स पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनके बेटे खड़क सिंह राजा बनते हैं, लेकिन उनमें अपने पिता जैसी कोई भी खूबी नहीं थी। वो नशे के आदी थे और हर वक्त शराब और अफीम के नशे में धुत रहते थे, और जब वो ज्यादातर बीमार रहने लगे तो कुछ महीनों बाद ही उनके बेटे नवनिहाल सिंह को राजा बना दिया गया। फिर नवंबर 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई, और उनके फ्यूनरल से वापस आते समय महाराजा नवनिहाल सिंह के ऊपर गेट के ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर टूट कर गिर गया, और इस तरह उनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद खड़क सिंह की वाइफ और नवनिहाल सिंह की मदर चांद कौर नवनिहाल के अनबॉर्न चाइल्ड का रीजेंट बनकर गद्दी संभालती हैं। लेकिन ये बात रणजीत सिंह के एक और बेटे शेर सिंह को पसंद नहीं आ रही थी, और उन्होंने 70,000 की फौज के साथ लाहौर का घेराव कर लिया और जनवरी 1841 में खुद को महाराजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 1843 में शेर सिंह को भी धोखे से मार दिया गया। इसके बाद सितंबर 1843 में रणजीत सिंह के 5 साल के बेटे दलीप सिंह को महाराजा बनाया जाता है। दलीप सिंह की मदर जिंद कौर उनका रीजेंट बनके राजपाट संभालती हैं। इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते आर्मी भी कमजोर पड़ने लगती है। सोल्जर्स को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा था और आर्मी में इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, पंजाब की सिचुएशन पर कंपनी अपनी नजर बनाए हुए थी। उन्हें समझ आ गया था कि पंजाब किंगडम अब पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने 1843 में सिंध को तो एनेक्स कर ही लिया था, तो अब बस पंजाब ही उनके कंट्रोल से बाहर था। सिंध के एनेक्सेशन के बाद पंजाब को भी डर था कि कहीं कंपनी उनके ऊपर अटैक ना कर दे। सिचुएशन और ज्यादा टेंस होने लगती है जब 1845 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सतलज रिवर पर हजारों की संख्या में अपनी ट्रूप्स भेजने लगते हैं। ऐसे में सिख आर्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश कंपनी लाहौर पर अटैक करने वाली है या उनका कुछ और प्लान है। कंफ्यूजन की सिचुएशन में सिख आर्मी के कुछ दस्तों ने यानी बटालियन ने 11 दिसंबर 1845 में सतलज रिवर को क्रॉस कर दिया, क्योंकि सिख आर्मी का मानना था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर चाहिए तो वो उनके ही एरिया में होगी, ना कि पंजाब में। इसलिए वो सतलज को क्रॉस करके बहादुरी से अपने दुश्मन का सामना करने पहुंच जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से सतलज रिवर को क्रॉस करना मतलब ट्रीटी ऑफ अमृतसर का वायलेशन करना था। इसी को कारण बनाकर दिसंबर 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब किंगडम पर अटैक कर दिया। सिख आर्मी को लीड कर रहे थे उनके जनरल तेजा सिंह और लाल सिंह। पहली बात तो ये दोनों ही लीडर्स केपेबल नहीं थे, और दूसरी बात ये कि कंपनी से भी मिले हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ तो सिख आर्मी को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। ये वॉर दिसंबर 1845 में शुरू होकर मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ खत्म होती है।
ट्रीटी ऑफ लाहौर में ब्रिटिश कहते हैं कि वो दलीप सिंह को पंजाब किंगडम का रूलर और रानी जिंदल को उनका रीजेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही लाल सिंह को वजीर मानने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब पंजाब की आर्मी को सिर्फ 20,000 इन्फेंट्री और 12,000 कैवलरी तक सीमित कर दिया जाता है। सिख आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन होने तक महाराजा और लाहौर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश फोर्स को लाहौर में तैनात कर दिया जाता है। इस फोर्स को 1846 के एंड तक लाहौर में रहना था। इसके साथ ही सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया जाता है। कंपनी लाहौर किंगडम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वॉर इंडेमनिटी की मांग भी करती है। लाहौर किंगडम के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए कंपनी लाहौर किंगडम के पार्ट जम्मू एंड कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच देती है। गुलाब सिंह इसके बदले में कंपनी को 75 लाख रुपए देते हैं। इसके साथ ही ब्यास और सतलज के बीच का एरिया जलंधर दोआब को भी ब्रिटिश एनेक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी 1846 की ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी से सिख खुश नहीं थे और वो रिबेलियन कर देते हैं। कंपनी इजीली इस रिबेलियन को क्रश कर देती है और कहती है कि ये रिबेलियन महारानी जिंद के कहने पर हुआ है, इसलिए एक और ट्रीटी साइन की जाती है जिसके अकॉर्डिंग महारानी जिंद को पेंशन देकर बनारस भेज दिया जाता है और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की लीडरशिप में एक रीजेंसी काउंसिल बनाई गई जिसमें 8 सिख सरदार्स को रखा गया। कहा गया कि अब से ये रीजेंसी काउंसिल महाराजा दलीप सिंह के रीजेंट के रूप में काम करेगी। ये थी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल जो हुई थी दिसंबर 1846 में। इस ट्रीटी के हिसाब से जो ब्रिटिश ट्रूप्स 1846 के एंड में लाहौर से विड्रॉ करने वाले थे, उन्हें अब तब तक लाहौर में ही रहना था जब तक कि दलीप सिंह माइनर हैं, और इसके बदले में पंजाब को कंपनी को हर साल 22 लाख रुपए भी देने होंगे। दोस्तों, इस ट्रीटी के बाद यह साफ हो गया कि पंजाब की रियल पावर अब ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ चुकी है और पंजाब अब सिर्फ एक वैसल स्टेट बन गया है। यहां से पंजाब की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है। लेकिन ब्रिटिशर्स यहां भी नहीं रुकते। सिर्फ 2 साल के बाद ही 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के थ्रू वो पंजाब को पूरी तरह एनेक्स कर लेते हैं। आइए फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को भी समझते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49। दोस्तों, ये तो हमने समझा कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई ट्रीटी सिख्स के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी और सारी पावर्स अब ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के हाथों में आ चुकी थी। ऐसे में 1848 में हेनरी लॉरेंस मुल्तान के गवर्नर दीवान मूलराज से इंक्रीज्ड रेवेन्यू की डिमांड करते हैं, लेकिन मूलराज ने न तो बढ़ा हुआ रेवेन्यू देने की बात मानी और न ही पुराना हिसाब किताब चुकता किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी कि अगर ब्रिटिश रेजिडेंट कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो देख लेंगे। तब ब्रिटिश रेजिडेंट डिसाइड करते हैं कि मूलराज को रिप्लेस करके किसी और को मुल्तान का गवर्नर बना दिया जाए, लेकिन मुल्तान की जनता मूलराज के फेवर में थी, इसलिए मुल्तान के नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट पैट्रिक वैन जैग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन के साथ मुल्तान भेजा गया। जब ये मुल्तान पहुंचे तो वहां की जनता पहले से ही भड़की हुई थी। उन्होंने इन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के ह्यूमिलिएशन से परेशान पंजाब के लोगों को मूलराज में अपना नया लीडर मिल गया और जल्दी ही सिख ट्रूप्स ने भी मूलराज को ज्वाइन कर लिया और पंजाब में एक ओपन रिबेलियन की शुरुआत हो गई। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। पंजाब की स्थिति देखकर लॉर्ड डलहौजी ने डिसाइड किया कि ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है पंजाब को एनेक्स करने का। उन्होंने पंजाब पर अटैक कर दिया और इस तरह सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हो गई। इस वॉर के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी, जैसे कि बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियांवाला और बैटल ऑफ गुजरात। ये वॉर 1849 में एंड हुआ और सिख आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। पंजाब को एनेक्स कर लिया गया और अब पंजाब भी ब्रिटिश कंपनी की एक टेरिटरी बन गया। दोस्तों, पंजाब के एनेक्सेशन के लिए कहा जाता है कि द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज नो एनेक्सेशन, इट वाज अ सीक्रेट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि 1846 की ट्रीटी में भैरोवाल के बाद से ब्रिटिश रेजिडेंट ही सही मायने में पंजाब को रूल कर रहे थे। सभी सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके ही हाथों में थी। महाराजा दलीप सिंह तो माइनर थे और उनका सिर्फ नाम ही यूज हो रहा था।
रेबेलियन सिख आर्मी ने किया था, न कि महाराजा या उनकी रीजेंसी काउंसिल ने। और महाराजा का रीजेंट होने के नाते ये ब्रिटिश रेजिडेंट की ड्यूटी थी कि वो मूलराज और सिख आर्मी के रिबेलियन को सप्रेस करें। महाराजा दलीप सिंह को तो किसी भी तरह इस रिबेलियन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता, इसलिए इस बेसिस पर उनसे उनका किंगडम छीन लेना पूरी तरह अनजस्ट था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश कंपनी ने अपने फायदे के लिए पहले सिंध और फिर पंजाब दोनों से ही फ्रेंडली रिलेशंस बनाए, और इसके बाद जब उन्हें सही मौका मिला तब इस फ्रेंडशिप को भूलकर उन्होंने इन्हें एनेक्स कर लिया। ये ब्रिटिश कंपनी के इंडिया में लास्ट एनेक्सेशंस थे। इसके बाद लगभग पूरी इंडियन टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785। हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी आते हैं और फिर ग्रेजुअली यहाँ पर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा एम्पायर एस्टैब्लिश करने और उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ब्रिटिश गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स का। हम बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में एज अ क्लर्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी में डिफरेंट पोजीशंस पर सर्व करने के बाद फाइनली 1772 में इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। बंगाल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था, और उस समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके तहत रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि दीवानी राइट्स तो कंपनी मैनेज करती है, लेकिन निजामत राइट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के नवाब के पास ही रहती है। 1772 में गवर्नर बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था बंगाल में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश करना। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के फाइनेंसेस और कॉमर्स को भी डेवलप करना था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसीज की वजह से काफी बुरी शेप में आ चुके थे। इनके गवर्नर बनने के कुछ समय बाद ही 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्लासी और बक्सर के बैटल के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर रूल करने लगती है। अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन न रहकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी थी। इसीलिए कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। इस एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज बंगाल के कंट्रोल में आ गई। बंगाल के गवर्नर की पोस्ट अब गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई, और इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। सभी डिसीजंस मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाने थे, और गवर्नर जनरल सिर्फ टाई के केस में ही वोट कर सकते थे। एक्ट ने कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने और नेटिव से ब्राइब्स और प्रेजेंट्स लेने से भी प्रोहिबिट किया। इसके साथ ही फोर्ट विलियम कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, ये तो बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के डिफरेंट रिफॉर्म्स की, जो उन्होंने गवर्नर और गवर्नर जनरल रहते हुए इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग अलग फील्ड में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, जुडिशियल और कमर्शियल। आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश करना। दोस्तों, आपको याद होगा कि ड्यूअल सिस्टम में निजामत राइट्स तो नवाब के पास थे, लेकिन जमींदारी राइट्स कंपनी के पास। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स नवाब को अलाउंस भी 36 लाख से 16 लाख कर देते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी के अनुसार कंपनी मुगल एम्परर को जो 26 लाख रुपए एन्युअली पे कर रही थी, हेस्टिंग्स वो पे करना भी बंद कर देते हैं।
और इलाहाबाद और कारा भी मुगल एम्परर से वापस लेकर 50 लाख रुपए में अवध को बेच देते हैं। इन सभी एक्शंस के पीछे रीजन कंपनी की इकोनॉमी को बेटर करना था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स को। रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिटिश कलेक्टर और अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया जाता है। ब्रिटिश ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता मूव कर दिया जाता है। 1772 में कलकत्ता बंगाल की कैपिटल डिक्लेयर की जाती है। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स लैंड रेवेन्यू के लिए 5 ईयर सेटलमेंट की शुरुआत करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। इन्हें रेवेन्यू फार्मर्स बोला जाता है। लेकिन ये सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि बोली लगाने वालों को लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो सिर्फ स्पेक्युलेटर्स थे और इसलिए वो कल्टीवेटर्स से ज्यादा वसूल करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा लैंड को ओवर असेस भी किया गया था और स्टेट की डिमांड बहुत हाई रखी गई थी। इसके ऊपर से कलेक्शन का मेथड बहुत हार्श था। कंपनी के कलेक्टर्स रेवेन्यू फार्मर्स को हरेस करते थे। इन सभी रीजंस की वजह से रेवेन्यू फार्मर्स पर काफी ज्यादा बकाया हो जाता है और बहुत लोगों को डिफॉल्ट के लिए अरेस्ट भी किया जाता है। 1776 में जब 5 ईयर सेटलमेंट एक्सपायर हो जाता है तब वॉरेन हेस्टिंग्स 1 ईयर सेटलमेंट करते हैं। इस बार सेटलमेंट के लिए प्रेफरेंस जमींदार्स को दी जाती है और इन्हीं रिफॉर्म्स से सीख लेकर नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक स्टेप आगे होते हैं, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे वॉरेन हेस्टिंग्स के रेवेन्यू फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स। आइए अब बात करते हैं उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स की। जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स जरूर सक्सेसफुल होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहला जुडिशियल रिफॉर्म होता है जमींदार्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म करना। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत सेटअप करते हैं। दीवानी अदालत को कलेक्टर यानी कि यूरोपियन ऑफिसर प्रिसाइड करता था और फौजदारी अदालत को इंडियन जज। इसके अलावा दीवानी अदालत में हिंदूज का केस हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था और मुस्लिम्स का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन फौजदारी अदालत में सभी का डिसीजन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही होता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भी सेटअप की गई थी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स मुस्लिम्स और हिंदू लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। 1776 में हिंदू कोड का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से पब्लिश भी हो जाता है। दोस्तों, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब लास्ट में उनके कुछ कमर्शियल रिफॉर्म्स को भी जान लेते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के इंटरनल ट्रेड में बॉटलनेक्स को क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले वो जमींदारीज में चल रहे अनेक कस्टम हाउसेस को सप्रेस करते हैं। अब सिर्फ 5 कस्टम हाउसेस मेंटेन किए जाते हैं, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। हेस्टिंग्स दस्तख्त के मिसयूज को भी चेक करते हैं। ड्यूटीज को कम करके 2.5% कर दिया जाता है और ये इंडियंस और यूरोपियंस दोनों पर ही लगाई जाती हैं। इसके साथ ही ये कंपनी सर्वेंट्स के प्राइवेट ट्रेड पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स की तो बात हो गई। आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स पीरियड 1772 to 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स के 13 साल के कार्यकाल में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था 1774 में होने वाला फर्स्ट रोहिला वॉर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट रोहिला वॉर। दोस्तों, रोहिलास बेसिकली अफगान्स थे जो 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के समय इंडिया आते हैं और रोहिल खंड के एरिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 1770s में जब पेशवा माधवराव वन की लीडरशिप में मराठा पावर एक बार फिर से राइज कर रही थी, तब रोहिल्लास को मराठा अटैक का डर सताने लगता है। 1772 की शुरुआत में मराठास ने रोहिल्ला चीफ्टेन ज़ाबिता खान को हराकर उनकी पूरी टेरिटरी पर कब्जा भी कर लिया था।
ऐसे में रोहिल्ला लीडर हाफिज रहमत खान मराठास से प्रोटेक्शन के लिए 17 जून 1772 को अवध के नवाब के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग मराठास का अटैक होने पर अवध के नवाब को रोहिल्लास की हेल्प करनी थी और इसके बदले में रोहिल्लास उन्हें 40 लाख रुपए की पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं। मराठास रोहिलखंड पर अटैक प्लान भी करते हैं, लेकिन तभी पेशवा माधवराव वन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह रोहिलखंड मराठा अटैक से बच जाता है। मराठास का अटैक तो नहीं होता, लेकिन अवध के नवाब फिर भी रोहिल्लास से ट्रीटी में प्रॉमिस की गई 40 लाख की अमाउंट डिमांड करते हैं। जब रोहिल्लास उन्हें पे करने से मना कर देते हैं, तब नवाब रोहिलखंड को एनेक्स करने का डिसीजन लेते हैं। इस एनेक्सेशन के लिए वो ब्रिटिश कंपनी से हेल्प मांगते हैं और इंटरेस्टिंगली वॉरेन हेस्टिंग्स 40 लाख के पेमेंट के बदले में हेल्प देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 23 अप्रैल 1774 को बैटल ऑफ मिरानपुर कटरा होती है, जिसमें कर्नल अलेक्जेंडर चैंपियन की फोर्सेस हाफिज रहमत खान की लीडरशिप में रोहिल्लास को हरा देते हैं। बैटल में हाफिज रहमत खान की मृत्यु हो जाती है और रोहिल्लास लॉर्ड डोंग के माउंटेन्स की तरफ भाग जाते हैं। इस तरह रोहिलखंड अवध को मिल जाता है और फिर रोहिल्ला वॉर का एंड हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स और कंपनी की हेल्प के बिना यह पॉसिबल नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही 1776 से 1782 के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है और 1780 से 1784 के बीच सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है। इन दोनों टॉपिक्स को हम पहले ही अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, इसीलिए डिटेल में समझने के लिए आप वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। 1784 में ओरिएंटल स्टडीज को इनकरेज करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन भी की जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सर विलियम जोन्स को इनकरेज और सपोर्ट किया था। 1784 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट पिट्स इंडिया एक्ट भी पास करती है। यह एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग करता है। ये एक्ट इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस पर ड्यूअल कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। मतलब इमीडिएट कंट्रोल तो कंपनी का रहेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। पॉलिटिकल मैटर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसिलर्स। इसके साथ ही एक्ट ये भी मैंडेट करता है कि सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स ज्वाइन करने के 2 महीनों के अंदर इंडिया और ब्रिटेन में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे। गवर्नर जनरल्स काउंसिल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है। 4 मेंबर्स से अब इसको 3 मेंबर्स का बना दिया जाता है। पहले 4 मेंबर्स की वजह से गवर्नर जनरल को अपने अकॉर्डिंग लेने में काफी समस्या होती थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 1 मेंबर की सहमति चाहिए थी बड़े डिसीजंस लेने के लिए। 3 मेंबर्स में से 1 मेंबर की पोस्ट इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की आर्मी के कमांडर इन चीफ को दी जाएगी। इसके साथ ही काउंसिल में अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया गया और कैलकाटा अब इंडिया में ब्रिटिशर्स की कैपिटल बन गई। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले तक तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी की ही थी। साथ ही गवर्नर जनरल की पोजीशन अब और स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि काउंसिल का कंट्रोल अब पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहता। दोस्तों, ये तो हुआ पिट्स इंडिया एक्ट का डिस्कशन। आइए अब अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड उनके कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए भी जाना जाता है, तो चलिए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। The affairs of चैत सिंह एंड बेगम्स ऑफ अवध। दोस्तों, चैत सिंह बनारस के राजा हुआ करते थे और बनारस अवध का फ्यूडिटरी या सबऑर्डिनेट स्टेट था। 1775 में जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तब उनके बेटे असफउद्दौला नवाब बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इस चेंज का फायदा उठाते हैं और नए नवाब को फोर्स करते हैं एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बनारस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और चैत सिंह अब कंपनी के सबऑर्डिनेट बन जाते हैं।
ट्रीटी में एक प्रोविजन यह भी था कि चैत सिंह कंपनी को 22 लाख रुपए एनुअली पे करेंगे और इसके अलावा उनके ऊपर और कोई डिमांड नहीं रखी जाएगी। उनको पीसफुली बनारस में रूल करने दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स इस प्रोविजन को वायलेट करते हैं और क्वेश्चनेबल डिमांड्स रखने लगते हैं। 1778 में वो चैत सिंह से एडिशनल 5 लाख रुपए डिमांड करते हैं एज अ वॉर लेवी। 1779 और 1780 में फिर से ये डिमांड रिपीट की जाती है। 1780 में राजा 2 लाख रुपए की ब्राइब वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजते हैं, जिससे अब आगे और कोई डिमांड न रखी जाए। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स फिर भी एक्स्ट्रा सब्सिडी और 2000 कैवलरी कंटिंजेंट भेजने की डिमांड करते हैं। राजा वॉरेन हेस्टिंग्स को लेटर लिखकर माफी मांगते हैं कि वो ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते। वॉरेन हेस्टिंग्स राजा चैत सिंह को पनिश करने का डिसीजन लेते हैं और उनके ऊपर 50 लाख का फाइन इंपोज कर देते हैं। वो खुद बनारस की तरफ प्रोसीड करते हैं। राजा उनसे बक्सर में आके मिलते हैं और अपनी टर्बन उनके पैरों में रख देते हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस पहुंचने से पहले कोई भी डिसीजन करने से मना कर देते हैं और बनारस पहुंचने पर वो चैत सिंह को अरेस्ट करवा लेते हैं। चैत सिंह के सोल्जर्स अपने राजा का अपमान देखने पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन उनके रिबेलियन को इजीली सप्रेस कर दिया जाता है। चैत सिंह के माइनर नेफ्यू महीप नारायण को 22 लाख की जगह 40 लाख के एनुअल पेमेंट के बदले में राजा बना दिया जाता है। बनारस के राजा अब सिर्फ कंपनी के पेंशनर बन के रह जाते हैं। बनारस के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स अवध को निशाना बनाते हैं। अवध के नवाब असफुद्दौला पर कंपनी के करीब 15 लाख रुपए बकाया थे। ये अमाउंट उन्हें अवध में स्टेशन सब्सिडियरी फोर्स के लिए पे करने थे। जब कंपनी उनके ऊपर पेमेंट करने के लिए दबाव डालती है, तब असफुद्दौला सजेस्ट करते हैं कि उन्हें लेट नवाब की वाइव्स यानी कि अवध की बेगम्स का ट्रेजर लेने की परमिशन दे दी जाए। इससे पहले भी ब्रिटिश रेजिडेंट के इंटरफेरेंस पर नवाब बेगम से 5,60,000 पाउंड्स ले चुके थे। तब कैलकाटा काउंसिल ने गारंटी दी थी कि इसके बाद बेगम से और कोई डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन नवाब के सजेशन पर वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी दी हुई गारंटी को भूलकर ब्रिटिश रेजिडेंट को बेगम से रुपए लेने का ऑर्डर दे देते हैं। बेगम्स को प्रेशराइज करके उनसे 105 लाख रुपए की अमाउंट ले ली जाती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी का डेट चुकाने में चला जाता है। ये दोनों ही इंसिडेंट्स इतने कंट्रोवर्शियल थे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस पहुंचते हैं तो वहां की पार्लियामेंट उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस भी चलाती है। ये ट्रायल 1788 से 1795 तक चलता है, लेकिन एंड में उन्हें सभी चार्जेस से फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री का तो फायदा ही किया था और इंग्लैंड की जनता उन्हें एक हीरो मानती थी। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक तरफ तो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फाउंडेशन को बनाया और दूसरी तरफ इंडिया में कंपनी की टेरिटरी को और ज्यादा इंक्रीज भी किया। फिर चाहे वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जीता हुआ सेलसेट हो या अवध से लिया हुआ बनारस, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके ब्रिटिशर्स के इंडियन एम्पायर का एक्सपेंशन किया था। उनके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोग अक्सर याद करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय उनकी हार के लिए। 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 के बीच यॉर्कटाउन वर्जीनिया में अमेरिकन रेवोल्यूशन के लास्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन में उन्हें अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने हरा दिया था। लेकिन उनकी लाइफ के बेस्ट ईयर्स का आना तो अभी बाकी था, जो वो इंडिया में गवर्नर जनरल बनने के बाद जीते हैं। वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक बंगाल के एक्टिंग गवर्नर रहे थे, लेकिन उनके इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम डायरेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है।
इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के साथ साथ हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी की पावर भी आ गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें टास्क दिया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करें और साथ ही लैंड रेवेन्यू की समस्या का भी कुछ समाधान निकाले। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने प्रीडिसेसर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इस्टेब्लिश किए गए सिस्टम्स को और इम्प्रूव करते हैं और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सुपरस्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो यहाँ 1858 तक चलता है। तो आइए एक एक करके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को समझते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, कॉर्नवालिस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि 1787 में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फिर से दीवानी अदालत का जज बना देते हैं। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस न सिर्फ कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को रिस्टोर करते हैं, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मैजिस्टेरियल पावर्स दे देते हैं। दूसरा रिफॉर्म 1790 से 92 के पीरियड में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करके उनकी जगह 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनमें से 3 बंगाल में थीं और 1 बिहार में। और इन सर्किट कोर्ट्स में यूरोपियन ऑफिसर्स को ही जज अपॉइंट किया जाता है और इनको असिस्ट करते थे काजीज और मुफ्तीज। इससे पहले फौजदारी अदालत में इंडियंस को ही जज अपॉइंट किया जाता था। हम कह सकते हैं कि यहाँ से जुडिशियल सिस्टम में से इंडियंस को अलग करने की शुरुआत हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म था उनका 1793 का कॉर्नवालिस कोड। इस कोड में उनके सभी रिफॉर्म्स फाइनल शेप लेते हैं और ये प्राइमरीली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। कॉर्नवालिस को रियलाइज होता है कि कलेक्टर्स के हाथ में जुडिशियल पावर्स देना सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी वो रेवेन्यू के केसेस को इम्पार्शियली कैसे डिसाइड कर सकते थे। इसलिए कॉर्नवालिस कोड में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कलेक्टर्स की सभी जुडिशियल और मैजिस्टेरियल पावर्स को खत्म कर दिया जाता है। सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज नाम से एक नई ऑफिसर क्लास की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा कॉर्नवालिस कोर्ट फीस को भी अबॉलिश करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स इक्वालिटी और जस्टिस के वेस्टर्न आइडिया पर बेस्ड थे। इसीलिए रिलीजियस लॉज की जगह कोडिफाइड सेक्युलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये एकदम नया सिस्टम था और आम जनता को इसे समझने में काफी दिक्कत होती थी। साथ ही जस्टिस के लिए अब लॉयर्स की जरूरत भी होने लगी थी। इसीलिए एक तरह से जस्टिस अब एक्सपेंसिव हो गई थी और कॉमन मैन की रीच से बाहर भी। दोस्तों, ये तो हुई कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात। आइए अब उनके पुलिस रिफॉर्म्स को जानते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स को सप्लीमेंट करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदार्स की पुलिस पावर्स को खत्म कर देते हैं। उनकी जगह अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंट्रोल इंग्लिश मैजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को थानाज या पुलिस सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सर्कल का एरिया लगभग 20 स्क्वायर माइल्स का होता था। थाने का इंचार्ज इंडियन ऑफिसर के पास होता था, जिसे दारोगा कहते थे, और उन्हें असिस्ट करने के लिए बहुत से कांस्टेबल्स भी होते थे। हम कह सकते हैं कि इंडिया में मॉडर्न पुलिस सिस्टम की शुरुआत यहाँ से होती है। दोस्तों, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स के साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस रिफॉर्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। तो चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस सबसे पहले कंपनी सर्वेंट्स के द्वारा किए जाने वाले प्राइवेट ट्रेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। उनको रियलाइज होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत कम है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए ही वो करप्शन या इलीगल मीन्स का यूज करते हैं। इसलिए वो एम्प्लॉयज की सैलरी रेज कर देते हैं। इसके साथ ही कॉर्नवालिस कंपनी में नेपोटिज्म और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म को भी कम करते हैं। वो मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक बार वो प्रिंस ऑफ वेल्स की रिकमेंडेशन को भी मना कर देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में सिविल सर्विसेज को कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस और अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विस में डिवाइड करते हैं। कॉवेनेंटेड सर्विसेज में इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। सभी हायर पोस्ट्स अब सिर्फ यूरोपियंस को दी जाती थी।
इंडियंस को सिर्फ क्लार्क और पीएन्स जैसी लोअर पोस्ट ही ऑफर की जाती थी। इससे हमें पता चलता है कि कॉर्नवालिस की पॉलिसी रेसिज्म से प्रभावित थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के यूरोपियनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्टर थे। उनके अकॉर्डिंग तो हर एक इंडियन करप्ट था, इसलिए सभी हायर सर्विसेज को वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर देते हैं। कॉवेनेंटेड सर्विसेज के दरवाजे भी उन्होंने ही इंडियंस के लिए बंद कर दिए थे। आर्मी में इंडियंस सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जा सकते थे और सिविल सर्विसेज में मुंसिफ्स या डेप्यूटी कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। सोचने वाली बात यह है कि उस समय के इंग्लैंड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करप्शन से फ्री नहीं थी और कंपनी के सर्वेंट्स की मोरालिटी से तो हम सभी अच्छे से परिचित हैं। फिर भी कॉर्नवालिस सिर्फ इंडियंस को ही करप्ट कहते हैं। हायर सर्विसेज में ऑनेस्टी को इम्प्रूव करने के लिए तो उन्होंने उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया था, लेकिन इंडियन एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने कभी सेम मेथड अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की। इससे साफ होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडियंस को लेकर काफी ज्यादा प्रेजुडिस्ड थे। उन्होंने ही रेशियलिज्म की पॉलिसी पर ऑफिशियल मोहर भी लगा दी थी और इस रेशियलिज्म की पॉलिसी से एंग्लो इंडियन रिलेशंस ब्रिटिश रूल के आखिरी समय तक ग्रसित रहते हैं। आइए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेक्स्ट रिफॉर्म्स यानी कि कमर्शियल रिफॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, जब कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है। कंपनी के खुद के गुड्स तो यूरोप में कई बार घाटे में बेचे जा रहे थे, लेकिन कंपनी के सर्वेंट्स जो गुड्स खुद यूरोप भेजते थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था। 1774 में कैलकाटा में बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टैब्लिश किया गया था और तभी से कंपनी अपने गुड्स यूरोपियन और इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू प्रोक्योर करती थी। ये कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली गुड्स को हाई प्राइसेस पर सप्लाई करते थे और साथ ही इनकी क्वालिटी भी इंफीरियर होती थी। बोर्ड के मेंबर्स कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लेने की जगह ब्राइब और कमीशन एक्सेप्ट करके उनका ही साथ दे रहे थे। इसलिए कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्ट्रेंथ 11 से कम करके 5 मेंबर्स की कर देते हैं। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट का मेथड खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह अब कमर्शियल रेजिडेंट्स और एजेंट्स के थ्रू सप्लाई के मेथड को अपना लिया जाता है। ये कमर्शियल रेजिडेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस देकर प्राइस सेटल कर लेते थे, जिससे कंपनी को सस्ते रेट पर सप्लाई मिलने लगी। इस तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कमर्शियल डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया। दोस्तों, आइए अब हम कॉर्नवालिस के सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यानी कि उनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स को समझते हैं। रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार लाना कॉर्नवालिस का सबसे बड़ा कंसर्न था। वॉरेन हेस्टिंग्स के 5 ईयर और 1 ईयर सेटलमेंट जो बिडिंग सिस्टम पर बेस्ड थे, फेल हो चुके थे। कंपनी को टाइम पे रेवेन्यू नहीं मिल पाता था और उसकी अमाउंट भी फिक्स नहीं थी। इसके साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स के बिडिंग सिस्टम की वजह से कल्टीवेटर्स भी परेशान थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार्स को लैंड ओनर माना गया और उनके साथ 1790 में 10 साल का सेटलमेंट किया जाता है, जिसे 1793 में परमानेंट कर दिया जाता है। जमींदार्स को लैंड में हेरेडिटरी राइट्स मिल गए, मतलब उनके बाद जमींदारी उनके ही सक्सेसर्स को ट्रांसफर हो जाएगी। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू का 89% शेयर कंपनी का होगा और 11% जमींदार्स अपने पास रख सकते हैं। इसमें परमानेंट का मतलब था कि लैंड रेवेन्यू का अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। ये अमाउंट लैंड का सर्वे करके उसकी प्रोडक्टिविटी और पास्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फिक्स किया जाना था। यानी कि अब रेगुलर बेसिस पर लैंड रेवेन्यू की डिमांड चेंज नहीं की जाएगी और अमाउंट को बिडिंग से भी डिसाइड नहीं किया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट करने के पीछे कंपनी का मोटिव था कि उन्हें रेगुलर और फिक्स रेवेन्यू मिलता रहे। इसके साथ ही कॉर्नवालिस का विचार था कि क्योंकि जमींदार जब लैंड ओनर्स थे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में उनका अपना फायदा था, तो वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही कल्टीवेटर्स पर भी बिडिंग सिस्टम के जैसे एक्सेसिव रेवेन्यू का प्रेशर नहीं आएगा। एक तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया के जमींदार्स को इंग्लैंड के लैंडलॉर्ड्स वाला रोल देना चाहते थे। इस सेटलमेंट का एक फीचर सनसेट क्लॉज भी था। इसका मतलब होता है कि जमींदार्स को फिक्स डेट पर शाम होने से पहले रेवेन्यू डिपॉजिट करना होता था।
अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनके जमींदारी राइट्स को नीलाम कर दिया जाता था। हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के पीछे इंटेंशन तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लैंड रेवेन्यू के अमाउंट का रेट बहुत हाई रखा गया था। क्योंकि कंपनी परमानेंट तौर पर रेट फिक्स कर रही थी, इसलिए उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रेट रखा जाए। इससे होता यह है कि जमींदार इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और सनसेट क्लॉज के तहत उनकी जमींदारी भी चली जाती थी। इसके साथ ही जमींदार ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा हरास भी करने लगते हैं। जमींदार को लॉन्ग टर्म के लिए लैंड में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव भी इस सिस्टम में नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के फिनोमेना को भी जन्म देता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं जब लैंड ओनर अपनी लैंड होल्डिंग के पास न रहकर कहीं दूर रहने लगता है, जैसे कि इस केस में लैंडलॉर्ड्स सिटी में रहने लग जाते हैं। इस सेटलमेंट की वजह से ही पहली बार पेजेंट्स लैंड पर अपने राइट्स खो देते हैं और टेनेंट्स एट विल बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट भी लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाता और आगे जाकर ब्रिटिशर्स बाकी प्रोविंसेस में रियोतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स की। आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इवेंट्स को भी जान लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1790 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था। इसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराकर उनके साथ 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की थी। एंग्लो मैसूर वॉर्स को हम अपनी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया गया था, जिसके फाउंडर जोनाथन डंकन थे। कंक्लूजन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिन्हें इस पोस्ट पर फिर से अपॉइंट किया जाता है। जनवरी 1805 में एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं, लेकिन उनका सेकेंड टर्म अनइवेंटफुल रहता है क्योंकि अक्टूबर 1805 में इलनेस की वजह से प्रेजेंट यूपी के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर में ही बैरी किया गया था और आज भी यहाँ उनका मौसोलियम मौजूद है। तो दोस्तों, हमने एक और इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर को भी कवर कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805 एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 to 1823। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कवर किया था, जो 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनके बाद 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल रहे थे सर जॉन शो, जिनके टाइम पीरियड में कोई खास रोमांचक घटना घटित नहीं होती। और इनके बाद 1798 में गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स में से एक हैं और इसीलिए इनके बारे में डिटेल में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एंड हिज पॉलिसी ऑफ वॉर्स। रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, जिन्हें मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटिश ट्रेजरी के लॉर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कमिश्नर की ऑफिस होल्ड कर चुके थे, लेकिन इंग्लैंड की पॉलिटिकल लाइफ में वो अपना कुछ खास इंप्रेशन नहीं बना पाए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था जहां वो अपनी काबिलियत दिखा पाएं। उन्हें ये मौका मिला है जब 1798 में उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल की पोस्ट पर होता है। वेलेस्ली इंडिया में अपने मिशन को लेकर बहुत क्लियर विजन से आए थे। वो कंपनी को इंडिया में सुप्रीम पावर बना देना चाहते थे, उसकी टेरिटरीज को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे और सभी इंडियन स्टेट्स को कंपनी के डिपेंडेंट की पोजीशन में ले आना चाहते थे। वेलेस्ली सर जॉन शोर की पीस और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को छोड़कर वॉर की पॉलिसी शुरू करते हैं। उनके अकॉर्डिंग नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी से सिर्फ कंपनी के दुश्मनों को ही फायदा हो सकता था और उनकी इस फॉरवर्ड पॉलिसी को इंग्लैंड की वॉर मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है। लॉर्ड वेलेस्ली इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट बहुत ही ऑफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। वो खुद को बंगाल टाइगर कहते थे
जो हमेशा ही शिकार की तलाश में रहता था। और बंगाल के इस टाइगर का पहला शिकार बनते हैं मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ 1799 में होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर की आधी से ज्यादा टेरिटरी पर कंपनी का कब्जा हो जाता है। जो टेरिटरी बचती है उसको वोडियार डायनेस्टी के एक माइनर राजा को दे दिया जाता है और उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली जाती है। मतलब इनडायरेक्टली पूरा मैसूर ही कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। मैसूर के बाद वेलेस्ली अपना अगला शिकार बनाते हैं मराठास को। उनके साथ 1803 से 1805 के बीच होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के एंड होने पर कंपनी पेशवा के साथ साथ होलकर, सिंधिया और भोसले के साथ भी सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटीज साइन कर लेती है। इसके साथ ही मराठा एम्पायर की टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा भी कंपनी के कब्जे में आ जाता है। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड के दो इंपॉर्टेंट वॉर्स, जिनके थ्रू वो उस समय इंडिया की सबसे पावरफुल पावर्स कहे जाने वाले मैसूर और मराठा एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आइए अब जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी यानी कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में। सब्सिडियरी अलायंस दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच होने वाली एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें इंडियन किंगडम्स अपनी सॉवरेनिटी खो देते हैं। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को खड़ा करने में सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की बड़ी भूमिका रहती है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सिस्टम को फॉर्मली फ्रेम किया था, लेकिन इसका सबसे पहली बार यूज किया था फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले ने। आपको याद ही होगा कि कैसे कर्नाटिक वॉर्स के समय ड्यूप्ले इंडियन सिस्टम्स के साथ अलायंस बनाते हैं, जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन देने के बदले में वो उनसे ट्रिब्यूट और टेरिटरीज दोनों ही ले लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स के साथ इस तरह के अलायंस में आने वाले पहले रूलर थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में हुई इलाहाबाद ट्रीटी के जरिए वो एक तरह से सब्सिडियरी अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उस समय तक इसे एक सिस्टम का रूप नहीं दिया गया था और ये काम किया था वेलेस्ली ने। वो सब्सिडियरी अलायंस के प्रोविजंस को वेल डिफाइंड बनाते हैं और फिर इसे ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए एक हथियार की तरह यूज करते हैं। आइए अब सब्सिडियरी अलायंस के फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस दोस्तों, जो इंडियन रूलर्स ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस में एंटर करते थे, उन्हें अपनी आर्मी को डिसॉल्व करके अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्स को रखना होता था और इस ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस का खर्चा भी उन्हें ही देना होता था। अगर कोई रूलर पेमेंट करने में फेल हो जाता था तो उसकी टेरिटरी का कुछ पार्ट कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। इसके बदले में ब्रिटिशर्स इंडियन स्टेट को किसी भी फॉरेन अटैक या फिर इंटरनल रिवोल्ट से प्रोटेक्शन ऑफर करते थे। इंडियन रूलर्स को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी रखना होता था। वैसे तो ट्रीटी में प्रॉमिस किया जाता था कि ये रेजिडेंट्स इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रॉमिस अक्सर पेपर पर ही रह जाता था। इसके साथ ही इंडियन स्टेट किसी भी और फॉरेन पावर के साथ कोई अलायंस नहीं कर सकता था और न ही अपने यहाँ ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और यूरोपियन को सर्विस पर रख सकता था। और अगर अलायंस साइन करने से पहले कोई यूरोपियन उनके यहाँ काम कर रहा होता था तो उनकी सर्विस को भी टर्मिनेट करना होता था। इस प्रोविजन का मोटिव था फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कम करना। बिना ब्रिटिश अप्रूवल के इंडियन रूलर किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ भी किसी तरह के राजनीतिक संबंध नहीं बना सकते थे। इस तरह से इंडियन रूलर अपनी सभी मिलिट्री और फॉरेन पावर्स को खो देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी सारी इंडिपेंडेंस खोकर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे इंडिया का बहुत सारा पार्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था 1798 में हैदराबाद के निजाम ने। इसके बाद 1799 में मैसूर और तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया भी सब्सिडियरी अलायंस पर साइन कर देते हैं। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर के स्टेट्स भी इस अलायंस के पार्ट बनते हैं। दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस की वजह से इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। इसके साथ ही अब इंडियन रूलर्स के खर्चे पर कंपनी एक लार्ज आर्मी को भी मेंटेन कर सकती थी।
यही आर्मी आगे चलकर इंडिया के बाकी पार्ट्स को जीतने में उनकी हेल्प करती है। इसीलिए सब्सिडियरी अलायंस इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मानी जाती है। इस तरह लॉर्ड वेलेस्ली अपने विजन को पूरा करने में सफल रहते हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, बल्कि कंपनी को इंडिया की सुप्रीम मिलिट्री अथॉरिटी भी बना दिया। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर इंडिया आते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इससे पहले कि वो अपने सेकेंड टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट करते, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद 1805 से 1807 तक जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल रहे थे। उनके टाइम पीरियड की सिर्फ एक ही चीज याद रखने लायक है, और वो है 1806 में हुई वेल्लोर सिपाही म्यूटिनी। दोस्तों, ये म्यूटिनी वेल्लोर में स्टेशन मद्रास रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों द्वारा की गई थी। इसके पीछे का कारण था ट्रेडिशनल अटायर पर बैन का ऑर्डर, जो मद्रास के उस समय के गवर्नर जनरल बेंटिंक ने पास किया था। विलियम बेंटिंक ने जल्द ही म्यूटिनी को सप्रेस भी कर दिया था। इसके बाद 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनका टाइम पीरियड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अब हम चलते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 1823। दोस्तों, जहां एक तरफ लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में कंपनी की मिलिट्री सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया था, वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंडिया में ब्रिटिश पैरामाउंसी को इंपोज करने का काम किया था। लेकिन इंडिया में आने के बाद उनके सामने सबसे पहला चैलेंज था गोरखास का। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। गोरखा वॉर और द एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 1816। दोस्तों, 1768 में गोरखास ने नेपाल पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। इसके बाद वो अपनी डोमिनियन को माउंटेन के आगे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। नॉर्थ में तो चाइनीज इन्हें एक्सपेंशन करने नहीं देते, इसलिए ये बंगाल और अवध की तरफ पुश करते हैं। 1801 में जब कंपनी ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, तब उनका फ्रंटियर गोरखास की टेरिटरी के डायरेक्ट टच में आ जाता है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जब गोरखास बुतवाल और शिवराज डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बिना किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन मई 1814 में गोरखास एक बार फिर से बुटवाल के 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और गोरखास के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। 12,000 की गोरखा आर्मी के अगेंस्ट हेस्टिंग्स 34,000 सोल्जर्स की लार्ज आर्मी तैयार करते हैं। लेकिन 1814-15 का ये कैंपेन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। अप्रैल 1815 में वो कुमाऊं हिल्स में अल्मोड़ा को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और मई 1815 में अमर सिंह थापा से मालाओं का फोर्ट भी जीत लिया जाता है। मालाओं के फॉल के बाद गोरखास नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हेस्टिंग्स की डिमांड्स उनके एटीट्यूड चेंज कर देती हैं और एक बार फिर से दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती हैं। फरवरी 1816 में नेपोलिस को मकवानपुर में बुरी तरह हरा दिया जाता है। इसके बाद गोरखास समझ जाते हैं कि उनके लिए अब ब्रिटिश को और रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मार्च 1816 में वो ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग गोरखास गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच तराई बाउंड्री को पिलर्स के थ्रू मार्क कर दिया जाता है। गोरखास काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए भी मान जाते हैं और इसके साथ ही सिक्किम से परमानेंटली विथड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशंस और समर कैपिटल्स के लिए साइट भी मिल जाती है, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत एटसेट्रा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स गोरखास को अपनी आर्मी में भी शामिल कर लेते हैं, जो आगे चल के इंडिया में कंपनी की डोमिनियन को एक्सपैंड करने में काफी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का नेक्स्ट चैलेंज होता है पिंडारीज का इशू। पिंडारीज के बारे में हमने एंग्लो मराठा वॉर्स के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा मराठास के साथ 1816 से 1818 तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीरियड में ही हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पहले हेस्टिंग्स मराठास के चैलेंज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।
दोस्तों, मराठास के डिक्लाइन के बाद प्रैक्टिकली तो कंपनी इंडिया में सुप्रीम पावर बन गई थी, लेकिन अभी भी मुगल रूलर सेरेमोनियल तौर पर इंडिया के एम्परर थे और गवर्नर जनरल की सील पर द सर्वेंट ऑफ एम्परर फ्रेज लिखा होता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे बदलना चाहते थे, इसलिए वो अपने नॉर्दर्न इंडिया के टूर पर मुगल एम्परर अकबर द सेकंड से मिलने से इनकार कर देते हैं। वो साफ कर देते हैं कि मुगल एम्परर को पहले सभी ऐसी सेरेमनीज को खत्म करना होगा जो कंपनी के डोमिनियंस पर उनकी सुप्रेमेसी दर्शाती हो। मतलब कि एम्परर को कंपनी के साथ इक्वालिटी के स्टेटस पर मिलना होगा। हेस्टिंग्स के इस प्रोटेस्ट का डिजायर्ड इफेक्ट होता है और मुगल एम्परर अकबर द सेकंड 1827 में हेस्टिंग्स के सक्सेसर लॉर्ड एमहर्स्ट से इक्वल फुटिंग पर मीटिंग करते हैं। इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न सिर्फ कंपनी को सुप्रीम पावर बनाया, बल्कि उसको एक सुप्रीम पावर की तरह बिहेव करना भी सिखा दिया। दोस्तों, वैसे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स अपनी वॉर्स के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इनके टाइम पीरियड में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए थे। आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर हेस्टिंग्स। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स काफी लकी थे क्योंकि उनके पास सर जॉन मैल्कम, सर थॉमस मनरो, एल्फिंस्टन और चार्ल्स मेटकाफ जैसे केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे। यही एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके टाइम पीरियड में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि थॉमस मनरो जो 1820 में मद्रास के गवर्नर बनते हैं, मालाबार, कोयम्बटोर, मदुराई और डिंडीगुल में लैंड टेन्योर के रियोतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। रियोतवाड़ी सिस्टम में सेटलमेंट डायरेक्टली रियोत यानी कि एक्चुअल टिलर के साथ किया जाता था। मतलब कल्टीवेटर ही लैंड रेवेन्यू का डायरेक्ट पेयर बन जाता है, बिना किसी जमींदार या विलेज कम्युनिटी के बीच में आए। इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट विलेज कम्युनिटी या महल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया जाता था। इंडिविजुअल कल्टीवेटर का शेयर विलेज के लोग आपस में सेटल कर सकते थे। दोस्तों, रियोतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट्स को और ज्यादा डिटेल में हम अपनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की वीडियो में कवर करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम को भी मॉडिफाई करते हैं। कॉर्नवालिस ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कर दिया था, लेकिन हेस्टिंग्स फिर से कलेक्टर को मैजिस्ट्रेट का ऑफिस देना शुरू कर देते हैं। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होने वाले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों ने ही इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन का काम किया। ये दोनों ही वॉर्ड्स के सपोर्टर थे और कंपनी को इंडिया की सुप्रीम पावर बना देना चाहते थे, और हमने देखा कि कैसे वो अपने इस विजन में कामयाब भी रहते हैं। कंपनी को बराबरी की टक्कर देने की क्षमता रखने वाले सभी राइवल स्टेट्स का खात्मा करके इंडिया में ब्रिटिश पैरामाउंसी को एस्टैब्लिश करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। विलियम बेंटिंग 1828 टू 1835। आज हम एक ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करने वाले हैं जो इंडिया में अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। जी हाँ, विलियम बेंटिंग, जो जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के फॉलोअर थे, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब होता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। इसी फिलॉसफी से इंस्पायर होकर वो इंडिया में अलग अलग रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, विलियम बेंटिंग ने अपने करियर की शुरुआत आर्मी से की थी। उन्होंने 1791 में 16 साल की छोटी सी एज में ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी और 1798 में कर्नल की रैंक तक भी पहुंच गए थे। वो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे। इंडिया में उनके करियर की शुरुआत होती है 1803 में, जब उन्हें मद्रास का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी के समय विलियम बेंटिंग ही मद्रास के गवर्नर थे। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि नेटिव सोल्जर्स अपने ट्रेडिशनल अटायर नहीं पहन सकते, जिसकी वजह से वेल्लोर में तैनात कुछ मद्रास रेजिमेंट्स विद्रोह कर देती हैं। वेल्लोर म्यूटिनी को तो इन्होंने सप्रेस कर दिया था, लेकिन इसके बाद 1807 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लेते हैं। इसके बाद विलियम बेंटिंग 1828 में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर इंडिया वापस आते हैं। गवर्नर जनरल रहते हुए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। आइए एक एक करके उनके रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ बेंटिंग। दोस्तों, विलियम बेंटिंग से पहले किसी भी गवर्नर जनरल ने इंडिया की सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी।
बेंटिंक पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो सोशल इविल्स के अगेंस्ट लॉ पास करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में सती प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा के अनुसार हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को भी हस्बैंड की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। इस प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स कैंपेन शुरू करते हैं। इसके साथ ही वो विलियम बेंटिंक पर सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर करने का प्रेशर भी बनाते हैं। विलियम बेंटिंक इनके कैंपेन का सपोर्ट करते हुए दिसंबर 1829 में रेगुलेशन नंबर 17 पास करते हैं, जिसके अनुसार सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और साथ ही इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है। शुरुआत में ये रेगुलेशन सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में एप्लीकेबल होता है, लेकिन 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, सती प्रथा के अलावा विलियम बेंटिंक इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सैक्रिफाइसेस जैसी सोशल इविल्स को भी सप्रेस करते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज में गर्ल चाइल्ड की हत्या करने की कुप्रथा चली आ रही थी। वैसे तो 1795 में बंगाल रेगुलेशन 16 और 1804 में रेगुलेशन 3 ने इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, फिर भी ये इनह्यूमन प्रैक्टिस कंटिन्यू थी। इसीलिए बेंटिंक ने इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। इसके साथ ही बंगाल के सागर आइलैंड पर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर चाइल्ड सैक्रिफाइसेस ऑफर करने की प्रथा थी। जब बेंटिंक को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत इस पर रोक लगाने का ऑर्डर दे देते हैं। दोस्तों, विलियम बेंटिंक को ठग्स के सप्रेशन का भी श्रेय दिया जाता है। ये मोस्टली सेंट्रल इंडिया और बंगाल के रीजन में सक्रिय थे। ठग्स ऐसे हेरिडिटरी हत्यारे और लुटेरे होते थे जो भोले भाले और डिफेंसलेस ट्रैवलर्स को अपना निशाना बनाते थे। इनकी काफी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। इनमें से अगर कुछ एक्सपर्ट स्ट्रैंगलर्स थे तो कुछ को डेड बॉडीज के क्विक डिस्पोजल में महारत हासिल थी और कुछ अच्छे स्पाइस और इन्फॉर्मेंट्स थे। इनके अपने कोड वर्ड्स और साइन होते थे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी एफिशिएंट थी कि गवर्नमेंट के नोटिस में इनका एक भी फेलियर नहीं आया था। विलियम बेंटिंक ठग्स को सप्रेस करने के लिए 1835 में ठगी एंड डकॉइटी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। इस डिपार्टमेंट का चार्ज वो कर्नल विलियम स्लीमन को देते हैं। इंडियन रूलर्स को भी इस टास्क में कोऑपरेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। कर्नल स्लीमन करीब 1500 ठग्स को गिरफ्तार करते हैं और इन्हें मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इनके एफर्ट्स की वजह से 1837 के बाद से ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर होने वाली ठगी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के सोशल रिफॉर्म्स एक तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे और इन रिफॉर्म्स की छवि आज तक हमें अपने इंडियन सिस्टम में देखने को मिलती है। आइए अब उनके टाइम में इंट्रोड्यूस हुए एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में ही 1835 में मकॉले मिनट्स ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे। दरअसल जब 1813 में पार्लियामेंट ने कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू किया था, तब उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए नेटिव्स की एजुकेशन पर खर्च करने होंगे। इसके लिए कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस फॉर्म की जाती है और विलियम बेंटिंक लॉर्ड मकॉले को कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इस कमेटी को डिसाइड करना था कि एजुकेशन के लिए आने वाली गवर्नमेंट ग्रांट को किस तरह खर्च किया जाए। कमेटी के मेंबर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। एक तरफ थे विल्सन और प्रिंसेप ब्रदर्स जैसे ओरिएंटलिस्ट्स, जो ओरिएंटल लैंग्वेज और इंडियन लिटरेचर की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। दूसरी तरफ थे सर चार्ल्स ट्रेवेलियन जैसे एंग्लिसिस्ट्स, जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर के सपोर्टर थे। मकॉले फेवर करते हैं एंग्लिसिस्ट व्यूज को और फरवरी 1835 के अपने फेमस मिनट में वो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रपोज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की सिंगल शेल्फ ही इंडिया और अरब की पूरी नेटिव लिटरेचर के बराबर है। उनके इन व्यूज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 7 मार्च 1835 को एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न लिटरेचर को प्रमोट करने का डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों, मकॉले मिनट्स इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन का काम करते हैं। आइए अब विलियम बेंटिंक के जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा करते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, विलियम बेंटिंक लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम में कुछ बदलाव करते हैं।
जैसे कि वो कॉर्नवालिस द्वारा सेटअप प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील और सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश कर देते हैं। विलियम बेंटिंक इन कोर्ट्स की ड्यूटीज मैजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स को ट्रांसफर कर देते हैं और इनके सुपरविजन के लिए कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो इलाहाबाद में सेपरेट सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत इस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से यूपी और दिल्ली के लोगों को अपील के लिए अब कैलकाटा जाने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, अभी तक कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी। बेंटिंक हायर कोर्ट्स में पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस कर देते हैं और इसी के साथ ही लोअर कोर्ट्स में पर्शियन के साथ साथ वर्नैक्युलर लैंग्वेज में केस फाइल करने का ऑप्शन भी दे देते हैं। इस तरह से विलियम बेंटिंक ने जुडिशियल सिस्टम को इंडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, विलियम बेंटिंक ने कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए विलियम बेंटिंक बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि वो मिलिट्री ऑफिसर को मिलने वाले एक्स्ट्रा अलाउंस या भत्ते को कम कर देते हैं। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रूप्स कैलकाटा के 400 माइल्स के विद इन स्टेशन रहेंगे तो उन्हें सिर्फ आधा भत्ता ही दिया जाएगा। इस स्टेप से बेंटिंक एक साल में करीब 20,000 पाउंड बचा लेते हैं। इसी तरह सिविल सर्वेंट्स के अलाउंसेस भी कम कर दिए जाते हैं। साथ ही विलियम बेंटिंक जहां भी पॉसिबल था वहां हाई पेड यूरोपियंस की जगह इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं। बेंटिंक ओपियम ट्रेड को भी रेगुलराइज्ड और लाइसेंस्ड करते हैं और ओपियम के एक्सपोर्ट की परमिशन सिर्फ बॉम्बे पोर्ट को देते हैं, जिससे कंपनी को ड्यूटीज के थ्रू प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। विलियम बेंटिंक के इन सभी स्टेप्स की वजह से पहले हर साल होने वाला 1 करोड़ का डेफिसिट 1835 तक 2 करोड़ के सरप्लस में बदल जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई बेंटिंक के रिफॉर्म्स की। अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में ही 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कुछ इस तरह थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इस तरह विलियम बेंटिंक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफाइड कर दिया जाता है, मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म कर दी जाती हैं और पूरे ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल को दे दी जाती हैं। कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल फॉर्म की जाती है, जिसमें 4 मेंबर्स रखे जाते हैं। पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है और काउंसिल को इंडिया काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू कंपनी की टी और चाइनीज ट्रेड पर मोनोपोली को भी खत्म कर दिया जाता है। 1833 का एक्ट यूरोपियंस को इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस करने की परमिशन भी दे देता है। 1833 के चार्टर एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड करने का काम किया और गवर्नर जनरल की पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं विलियम बेंटिंक की इंडियन स्टेट्स के साथ रिलेशंस की। रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स। विलियम बेंटिंक वैसे तो इंडियन स्टेट्स के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं, जैसे कि जयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट पर अटैक होने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते। इसी तरह जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में भी इंटरफेरेंस के स्ट्रॉन्ग रीजंस होने के बावजूद नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता और 1831 में बेंटिंक मैसूर को मिस गवर्नेंस की प्ली पर एनेक्स कर लेते हैं। इसी तरह 1834 में वो कुर्ग और कचार को भी एनेक्स कर लेते हैं। दोस्तों, विलियम बेंटिंक को सेंट्रल एशिया में चल रहे रशियन एडवांसेस का भी आइडिया था। रशिया के किसी भी पॉसिबल इन्वेजन को प्रिवेंट करने के लिए वो पंजाब के राजा रणजीत सिंह के साथ 1831 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन करते हैं। इसके साथ ही सिंध के अमीर्स के साथ भी एक कमर्शियल कम पॉलिटिकल ट्रीटी कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के एडमिनिस्ट्रेशन के ये 7 साल लगातार चली आ रही वॉर्स और एनेक्सेशंस की पॉलिसी के बीच एक शांतिपूर्ण पीरियड की तरह लगते हैं। बेंटिंक को एक बेनेवलेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखा जाता है, जिन्होंने अपने रिफॉर्म्स के थ्रू इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ को लिबरलाइज करने की कोशिश की। लॉर्ड डलहौजी।
1848 to 1856। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की, जिन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी सबसे ज्यादा फेमस हैं अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम लॉर्ड डलहौजी के सभी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं। ये इंडिया के यंगेस्ट गवर्नर जनरल भी रहे थे। इनके टाइम पीरियड में एक तरफ तो इंडिया का काफी तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ था और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी से देश में एक आग सी लगा दी थी। आइए सबसे पहले हम लॉर्ड डलहौजी की इन्हीं एनेक्सेशन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी इंडिया में इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस के साथ आए थे। वो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड और कंसोलिडेट करना चाहते थे और अपने इस एम को पूरा करने के लिए डलहौजी अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड तो ऑब्वियसली वॉर ही था। इन्होंने 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के थ्रू पंजाब को एनेक्स कर लिया था, जिसकी पूरी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके साथ ही डलहौजी के टाइम पीरियड में ही 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर भी हुआ था, जिसके थ्रू लोअर बर्मा यानी कि पेगू अक्वायर कर लिया जाता है। 1850 में लॉर्ड डलहौजी सिक्किम के राजा पर 2 इंग्लिश डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें इम्प्रिजन करने का आरोप लगाते हैं और इसी आरोप में सिक्किम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एनेक्स कर लेते हैं, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल था। और 1853 में जब हैदराबाद के निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी ऑक्सिलियरी फोर्स के लिए पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, तब लॉर्ड डलहौजी निजाम को फोर्स करते हैं कि हैदराबाद कंटिंजेंट की मेंटेनेंस के लिए वो बेरार और उसके आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, जिनका रेवेन्यू लगभग 50 लाख का था, कंपनी के हवाले कर दें। इस तरह बेरार, जो आज के महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में लोकेटेड है, कंपनी की टेरिटरी बन जाता है। दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी कैसे भी करके अलग अलग मेथड्स के द्वारा कंपनी की टेरिटरीज को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे और इसमें सबसे ज्यादा सफल मेथड साबित होती है उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। तो आइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को डिटेल में समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार अडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा अपने फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो हेयर हो सकता है, लेकिन स्टेट का नहीं। ये डिसीजन पैरामाउंट पावर मतलब कि ब्रिटिश कंपनी का होगा कि स्टेट को अडॉप्टेड सन को दिया जाए या फिर उसे एनेक्स कर लिया जाए। अक्सर लॉर्ड डलहौजी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की इस पॉलिसी का इन्वेंटर समझ लिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। दरअसल सच तो ये है कि 1834 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये साफ कर दिया था कि लीनियल सक्सेसर्स के फेलियर के केस में अडॉप्ट करने की परमिशन देना कंपनी पर निर्भर करेगा और ये परमिशन एक्सेप्शन की तरह होगी, न कि रूल की तरह। मतलब ऐसी परमिशन सिर्फ स्पेशल केसेस में ही दी जाएगी। और इसके तहत 1839 में मंडावी स्टेट और 1840 में कोलाबा और जालौन स्टेट को एनेक्स भी किया गया था, लेकिन बहुत से केसेस में अडॉप्टेड सन को रूल करने की परमिशन भी दी गई थी। जैसे कि 1827 में दौलत राव सिंधिया की डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड सन जांको जी उनके स्टेट को एयर करते हैं और 1843 में जानको जी की डेथ के बाद एक बार फिर से गोद लिए हुए बेटे जय जी राव को ही गद्दी मिलती है। जॉन सलिवन के अनुसार 1826 से 1848 के बीच कम से कम 15 नेटिव रूलर्स को अपने एयर्स अडॉप्ट करने की परमिशन दी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि लॉर्ड डलहौजी से पहले तक इस पॉलिसी को अंग्रेजों द्वारा यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब डलहौजी इंडिया आते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने इंडियन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में वो स्टेट्स आते थे जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। दूसरी कैटेगरी में थे ब्रिटिशर्स के डिपेंडेंट स्टेट्स और तीसरी कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की।
डलहौजी डिसाइड करते हैं कि पहली कैटेगरी के स्टेट्स को किसी भी कंडीशन में अपने एयर्स अडॉप्ट करना अलाउड नहीं होगा और दूसरी कैटेगरी के स्टेट्स को अडॉप्शन के केस में ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी होगी। ये परमिशन दी भी जा सकती है और नहीं भी। थर्ड कैटेगरी के स्टेट्स पूरी तरह फ्री थे अपने एयर्स अडॉप्ट करने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को अप्लाई करके लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर और संबलपुर को, 1850 में बगत को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर को एनेक्स किया था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी बेसिकली एक एनेक्सेशनिस्ट थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को अप्लाई करके वो इंडिया में अपने एम्बिशंस पूरा कर रहे थे और जहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई नहीं हो पाती वहां किसी और बहाने से उन्होंने एनेक्सेशन किया। इसका एग्जाम्पल है अवध स्टेट का एनेक्सेशन। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। एनेक्सेशन ऑफ अवध। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध के नवाब के साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी और उसके बाद 1801 में वेलेस्ली ने अवध के साथ सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसके बाद से ही अवध के नवाब एक्सटर्नल डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड हो गए थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर एनेक्स कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अवध के नवाब पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अवध को सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और प्रजा परेशान है। इसलिए अवध के लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए जरूरी है कि वहां नवाब का शासन खत्म करके ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश किया जाए और इस तरह अवध भी ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अवध में शासन की खराब स्थिति के लिए असल में ब्रिटिशर्स ही रिस्पॉन्सिबल थे। सब्सिडियरी फोर्सेस के मेंटेनेंस के लिए अवध का काफी हिस्सा उन्होंने पहले ही एनेक्स कर लिया था। अवध के नवाब तो पूरी तरह उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे, इसलिए मैल एडमिनिस्ट्रेशन को एनेक्सेशन का वैलिड रीजन नहीं कहा जा सकता। वो तो बस लॉर्ड डलहौजी के लिए एक बहाना था अवध को एनेक्स करने का। असल में तो इंग्लैंड में चल रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कॉटन की बहुत ज्यादा डिमांड थी और अवध कॉटन प्रोडक्शन का एक फर्टाइल ग्राउंड था। लॉर्ड डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसीज की वजह से इंडिया के नेटिव रूलर्स और आम जनता में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आक्रोश की भावना पैदा हो जाती है, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक कारण भी बनती है। खैर, फिलहाल हम लॉर्ड डलहौजी के रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के इंडिया आने तक गवर्नर जनरल्स न सिर्फ इंडिया में एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी का सुपरविजन कर रहे थे, बल्कि बंगाल प्रोविंस को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के हाथों थी। इस वजह से उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा रहता था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया। इससे गवर्नर जनरल अब सिर्फ ऑल इंडिया अफेयर्स पर अपना ध्यान दे सकता था। इसी तरह से न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज का चार्ज भी कमिश्नर्स को दे दिया गया था, जैसे कि पंजाब के केस में। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी से पहले तक पब्लिक वर्क्स के कंस्ट्रक्शन का काम मिलिट्री बोर्ड ही देखता था, यानी ब्रिज बनाना हो या सड़क बनानी हो, मिलिट्री से ही सारा काम लिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि इससे सोल्जर्स की क्या हालत होती होगी। इसलिए डलहौजी ने पब्लिक कंस्ट्रक्शन के लिए एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD कहा जाता है। ये डिपार्टमेंट आज भी वर्क कर रहा है। डलहौजी के पीरियड में PWD के द्वारा कैलकाटा से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। इसके अलावा गैंजीज कनाल, पंजाब में बड़ी दोआब कनाल और बहुत से ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन भी हुआ था। ये तो बात हुई लॉर्ड डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। आइए अब जानते हैं उनके मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में। दोस्तों, डलहौजी के एनेक्सेशंस ने ब्रिटिश इंडिया को ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में पंजाब और सिंध तक एक्सटेंड कर दिया था। अब इतने एक्सटेंसिव एरिया के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए ट्रूप्स के बेटर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत भी महसूस होती है। इसलिए डलहौजी ने बंगाल आर्टिलरी के हेडक्वार्टर्स को कैलकाटा से मेरठ शिफ्ट कर दिया था।
इसके साथ ही आर्मी के परमानेंट हेडक्वार्टर्स को भी शिमला शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस फाइनली 1865 में कंप्लीट हुआ था। इसके साथ ही डलहौजी को यह भी महसूस होता है कि आर्मी में इंग्लिश सोल्जर्स की तुलना में इंडियन सोल्जर्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि एम्पायर की सुरक्षा के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। इसलिए वो इंग्लिश सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। इंग्लिश सोल्जर्स की 3 नई रेजिमेंट्स रेज की जाती हैं। पंजाब में ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में एक सिख आर्मी को भी रेज करते हैं। इसके अलावा डलहौजी इंडियन आर्मी में गोरखास की एक नई रेजिमेंट भी फॉर्म करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि लॉर्ड डलहौजी के इन मेजर्स ने 1857 की क्रांति को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की काफी मदद की थी। लेकिन वो कैसे, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल चलते हैं डलहौजी के एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में एजुकेशन के फील्ड में कई सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1853 में डलहौजी ने प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलेशंस पास की थी। ये रेगुलेशंस थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाक्युलर एजुकेशन पर बेस्ड थी। इसमें कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन वर्नाक्युलर यानी कि लोकल लैंग्वेज में दी जाए। डलहौजी के समय में ही 1854 में वुड्स डिस्पैच भी आया था, जिसे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएं। इसके साथ ही सभी प्रेसिडेंसी टाउन में यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में एक यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। इसमें यह भी सजेस्ट किया गया था कि गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू करने के लिए सब्सिडी देकर इनकरेज करे। इसके साथ ही हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होना चाहिए और हर एक प्रोविंस में एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। डलहौजी ने वुड्स डिस्पैच के इन सजेशंस को जहां तक संभव था इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। 1857 में कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी। इसके साथ ही 1846 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज और कैलकाटा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश की गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं डलहौजी के उन रिफॉर्म्स के बारे में जिसकी वजह से उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज। दोस्तों, डलहौजी के टाइम पीरियड में इंडिया में ब्रिटिश डोमिनियंस को आयरन लाइन से जोड़ दिया गया, मतलब कि रेलवे लाइंस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 1853 के अपने फेमस रेलवे मिनट में लॉर्ड डलहौजी ने स्कीम की ब्रॉड आउटलाइंस को सामने रखा था, जो इंडिया में फ्यूचर रेलवे एक्सटेंशन का बेसिस फॉर्म करती हैं। 1853 में ही बॉम्बे से थाने तक फर्स्ट रेलवे लाइन को तैयार किया गया। इसके अगले साल कैलकाटा से रानीगंज कोलफील्ड्स तक रेलवे लाइन शुरू की गई। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इंडिया में रेलवेज का डेवलपमेंट प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जा रहा था, और वो भी ब्रिटिश कंपनीज। रेलवे में इन्वेस्ट करने पर उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट 5% का गारंटीड इंटरेस्ट भी प्रॉमिस करती है। रेलवे का डेवलपमेंट लॉर्ड डलहौजी इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए नहीं करते, बल्कि उनका मकसद तो ब्रिटिश ट्रेड को प्रमोट करना और कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को आगे ले जाना ही था। लेकिन फिर भी रेलवेज के डेवलपमेंट ने इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया और इनडायरेक्टली नेशनलिज्म को प्रमोट किया। 1852 में इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि टेलीग्राफ की मदद से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तुरंत मैसेज पहुंचा सकते थे। लगभग 4000 माइल्स की